प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान और रोजगार आधारित जन कल्याण पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल किया लॉन्च। वंचित समुदायों के 1 लाख उद्यमियों के लिए ऋण सहायता को दी मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए की 3 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं की रखी आधारशिला। प्रधानमंत्री ने इंडियाज टिकट चिप्स फॉर विकसित भारत कार्यक्रम में कहा, चिप निर्माण अपार संभावनाओं के खोलेगा द्वार, आत्मनिर्भरता को मिलेगा बढ़ावा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली मेट्रो के चरण 4 की परियोजनाओं के 2 गलियारों लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक और इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ को दी मंजूरी। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे से संबंधित भारत यूएई के बीच अंतर सरकारी फ्रेमवर्क समझौते को भी मंजूरी। भाजपा ने लोकसभा चुनावों के लिए जारी की दूसरी सूची। नागपुर से नितिन गडकरी, मुंबई उत्तर से पीयूष गोयल, करनाल से मनोहर लाल, हमीरपुर से अनुराग सिंह ठाकुर प्रत्याशी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके भाई स्वपन बनर्जी के बीच कलह खुलकर आई सामने। हावड़ा लोकसभा सीट से उम्मीदवार न बनाए जाने से नाराज होकर स्वपन बनर्जी ने की बगावत। ममता बनर्जी ने अपने भाई को लालची बताते हुए रिश्ते नाते खत्म करने की कही बात। सीएए को लेकर ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल समेत विपक्षी नेताओं की बयानबाजी पर बीजेपी का करारा प्रहार। कहा, झूठ और भ्रम फैलाना बंद करे विपक्ष। सीएए से न तो किसी की नौकरी जाएगी न ही नागरिकता। भारत और मॉरिशस के बीच 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। वित्तीय, सिविल सेवाओं, कराधान और जांच एजेंसियों सहित द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती पर बल। और सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रसार भारती की समाचार साझाकरण सेवा PBSHABD यानी शब्द का किया शुभारंभ। दूरदर्शन समाचार और आकाशवाणी की संशोधित वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR ऐप भी किया जारी। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान और रोजगार आधारित जन कल्याण पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया और वंचित समुदायों के 1 लाख उद्यमियों के लिए ऋण सहायता को मंजूरी दी। इस कार्यक्रम में देश भर के 470 से अधिक जिलों से वंचित समूहों के विभिन्न सरकारी योजनाओं के लगभग 3 लाख लाभार्थियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम नमस्ते के तहत सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों को आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड और पीपीई किट का भी वितरण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही बटन दबाया वैसे ही सीधे गरीबों के बैंक खातों में 720 करोड़ रुपए की सहायता राशि पहुंच गई। इससे वंचित वर्ग के 1 लाख उद्यमियों को फायदा पहुंचा, जो समाज के सबसे कमजोर तबके की नुमाइंदगी करते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आज दलित, पिछड़े और वंचित समाज के कल्याण की दिशा में देश एक और बड़े अवसर का साक्षी बन रहा है। उन्होंने कांग्रेस पर दलित, वंचित, पिछड़ा और आदिवासी समाज को पीछे रखने का आरोप लगाया और कहा कि ये वर्ग आगे आ जाता तो इनकी परिवारवादी राजनीति बंद हो जाती। मोदी जब दलित, वंचित समाज की सेवा के लिए कुछ भी करता है तो इंडी गठबंधन वाले लोग सबसे ज्यादा चिढ़ जाते हैं। कांग्रेस वाले कभी नहीं चाहते कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का जीवन आसान बने। वो तो आपको बस तरसा कर ही रखना चाहते हैं। आप किसी भी योजना को देखिए, इन्होंने आपके लिए शौचालय बनवाने का मजाक उड़वाया। इन्होंने जनधन योजना और उज्ज्वला योजना का विरोध किया। जहां राज्यों में इनकी सरकारें हैं, कई योजनाओं को इन्होंने आज तक लागू नहीं होने दिया। ये जानते हैं कि दलित, वंचित, पिछड़ा, ये सारे समाज और वहां के युवा अगर आगे आएंगे
तो इनकी परिवारवादी राजनीति की दुकान बंद हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर वंचित वर्ग के लोगों को उनके भाग्य के भरोसे छोड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने वंचित वर्ग के लोगों के महत्व को कभी नहीं समझा। कांग्रेस की सरकारों ने देश के विकास में वंचित वर्ग के महत्व को कभी समझा ही नहीं था, उनको परवाह ही नहीं थी। इन लोगों को कांग्रेस ने हमेशा सुविधाओं से वंचित रखा। देश के करोड़ों लोगों को उनके भाग्य के भरोसे छोड़ दिया गया। और दुर्भाग्य देखिए, ऐसा एक माहौल बन गया कि भाई ये योजनाएं, ये लाभ, ये जीवन तो उनके लिए है, हमारे लिए तो नहीं, हमें तो ऐसे ही मुसीबतों में जीना है। ये मानसिकता बन गई और इसके कारण सरकारों के खिलाफ शिकायत भी नहीं रही। मैंने उस मानसिक दीवार को तोड़ दिया है। अगर आज अच्छे घरों में गैस का चूल्हा होगा तो वंचित के घरे में भी गैस का चूल्हा होगा। अगर अच्छे अच्छे परिवारों के बैंक के खाते होंगे तो गरीब का, दलित का, पिछड़ों का, आदिवासी का, उसका भी बैंक खाता होगा। प्रधानमंत्री ने सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण यानी पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि 2014 में केंद्र सरकार ने सबका साथ सबका विकास के विजन के साथ काम करना शुरू किया। जिन लोगों ने सरकार से उम्मीद छोड़ दी थी, सरकार उनके पास पहुंची और देश के विकास में उन्हें भागीदार बनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री ने अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और स्वच्छता कार्यकर्ताओं सहित वंचित समूहों के विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत भी की। आप अपने व्यवसाय के जरिए किसानों की मदद कर पाते होंगे, तो वो कैसे करते हैं और भविष्य में आप क्या करना चाहते हैं? मैंने इसमें एक इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाया है जो सारे किसानों को बहुत फायदेमंद है और वो देश के हर किसान को वो अगर वो यूज करता है तो उनके काफी सारी जो वेस्ट वाटर है वो बच सकता है। तो आपने खुद ने इसको इनोवेट किया है, खुद ने बनाया इसको? हाँ, ये इसको मैंने खुद बनाया है और इसके लिए मुझे भारत सरकार से पेटेंट मिला है। मतलब आप किसानी भी करते हैं, जल संरक्षण करते हैं, एक प्रकार से आप तो पर्यावरण का भी काम कर रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं। यस सर। अगर कृषि क्षेत्र में कोई उद्यमी आना चाहे तो आप उनको क्या सलाह देंगे? भारत एक कृषि प्रधान देश है और मैं ये नवीन जो भी नए उद्योजक है उनको बोलना चाहूंगा कि आप भी ऐसी स्कीम का बेनिफिट्स ले और अपना फायदा करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमीकंडक्टर विनिर्माण से जुड़े करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए के 3 बड़े प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया। इसमें गुजरात के धोलेरा और साड़न के साथ ही असम के मोरीगांव में सेमीकंडक्टर फैसिलिटी शामिल है। पीएम ने कहा कि वो देशवासियों को इस महत्वपूर्ण पहल के लिए बधाई देते हैं। उन्होंने कार्यक्रम में ताइवान के साथियों के वर्चुअल रूप से शामिल होने पर भी खुशी व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियाज टेक इट चिप्स फॉर विकसित भारत कार्यक्रम में गुजरात और असम में 3 सेमीकंडक्टर सुविधाओं का शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए है, जो भारत को सेमीकंडक्टर उत्पादन का एक ग्लोबल हब बनाने में मदद करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि चिप मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ एक उद्योग नहीं है, बल्कि ये विकास का वो दरवाजा खोलती है जो असीम संभावनाओं से भरा हुआ है। इस क्षेत्र में न सिर्फ भारत में रोजगार के नए अवसर आने वाले हैं, बल्कि तकनीकी उन्नति के क्षेत्र में भी बड़ी प्रगति होने वाली है। चिप मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ एक इंडस्ट्री मात्र नहीं है, ये विकास का वो द्वार खोलती है जो असीम संभावनाओं से भरा हुआ है। इस सेक्टर से न सिर्फ भारत में रोजगार के नए अवसर बनने वाले हैं, बल्कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के क्षेत्र में भी बड़ी प्रगति होने वाली है। आज दुनिया भर की सेमीकंडक्टर चिप के पीछे जो डिजाइन है और उस डिजाइन के पीछे का जो दिमाग है,
वो दिमाग अधिकांश भारत के युवा का ही है। इसलिए आज जब भारत सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, तो हम टैलेंट इकोसिस्टम की इस साइकिल को एक प्रकार से कंप्लीट कर रहे हैं। पीएम मोदी ने पूर्व की सरकारों पर सेमीकंडक्टर क्षेत्र के विकास की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इसके विनिर्माण के बारे में 60 के दशक में ही विचार किया गया था, लेकिन पहले की सरकारों की कमजोर इच्छा शक्ति की वजह से इसकी अनदेखी की गई। भारत ने सबसे पहले 60 के दशक में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का सपना देखा था, इस बारे में सोचा था। लेकिन इस सपने के बाद भी, इस सोच के बाद भी तब की सरकारें उन अवसरों का लाभ नहीं ले पाई। वो लोग भारत की गरीबी की आड़ में आधुनिक जरूरत के ऐसे हर इन्वेस्टमेंट को नजरअंदाज करते रहे। वो हजारों करोड़ के घोटाले कर लेते थे, लेकिन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पर हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट नहीं कर पाए। ऐसी सोच के साथ किसी देश का विकास नहीं हो सकता। इसलिए हमारी सरकार फॉरवर्ड लुकिंग सोच और फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ काम कर रही है। पीएम ने कहा कि भारत मौजूदा समय में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अपनी उपस्थिति के लिए चौतरफा काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों से युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ेगा और इससे वे अपने देश का भाग्य बदल देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने 21वीं सदी को प्रौद्योगिकी से चलने वाला समय बताया और कहा कि इलेक्ट्रॉनिक चिप के बिना इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। 2030 तक $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का जो उद्योग है वो वैश्विक रूप से सेमीकंडक्टर का होगा, जिसमें भारत एक अग्रणी भूमिका निभाएगा, एक बड़े खिलाड़ी के रूप में भूमिका निभाएगा। 2024 के दिसंबर तक यहां से पहली चिप जो है बनकर तैयार हो जाएगी। तो इस प्रकार से भारत अब एक बड़े खिलाड़ी के रूप में उभरेगा, क्योंकि यहां पर जिस प्रकार से टैलेंट है, जिस प्रकार से यहां की जो मैन पावर है, वो पूरी दुनिया में मानी जाती है। कैमरामैन भार्गव के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज, धुलेरा। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है। केंद्रीय मंत्रियों की बात करें तो अनुराग सिंह ठाकुर एक बार फिर हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से चुनाव लड़ेंगे। पीयूष गोयल को मुंबई उत्तर से, नितिन गडकरी को नागपुर से मैदान में उतारा गया है। दूसरी सूची में 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों के नाम भी हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को करनाल से, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को हरिद्वार से, वहीं कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को हावेरी से उम्मीदवार बनाया गया है। अनिल बलूनी को गढ़वाल से, तेजस्वी सूर्या को बेंगलुरु दक्षिण, और हर्ष मल्होत्रा को पूर्वी दिल्ली से टिकट दिया गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर को हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से 5वीं बार मैदान में उतारा गया है। इस पर अनुराग सिंह ठाकुर ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि मेरे अपने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से 5वीं बार मुझ पर विश्वास जताने, मुझे पुनः विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी का मेरे लोकसभा से प्रत्याशी बनाने पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय गृहमंत्री अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी, केंद्र व प्रदेश के नेतृत्व का, जिन्होंने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की सेवा में मैं अनवरत कर सकूं इसका पुनः अवसर दिया है। हम विश्वास दिलाते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की उपलब्धियों के लिए
मोदी जी राष्ट्रवादी नीतियों को लेकर हम जन जन के बीच जाएंगे। हिमाचल की सभी 4 सीट जिताकर 400 पार के संकल्प में देवभूमि का योगदान सुनिश्चित करेंगे। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के दूसरी लिस्ट में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को नागपुर से मैदान में उतारा है। इस पर नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति ने नागपुर से प्रत्याशी घोषित कर मुझ पर पुनः विश्वास दर्शाया है। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और चुनाव समिति को धन्यवाद देता हूं। पिछले 10 वर्षों में मैंने बतौर सांसद नागपुर के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास किया है। जनता के प्रेम और समर्थन के आधार पर यह कार्य आगे भी जारी रहेगा, ये विश्वास दिलाता हूं। मोदी सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जुड़ा एक अहम फैसला लिया है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में तय किया गया कि राष्ट्रीय राजधानी में मेट्रो के 2 नए कॉरिडोर बनाए जाएंगे। दिल्ली मेट्रो के चौथे फेज के प्रोजेक्ट के तहत एक कॉरिडोर लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक तक का होगा और दूसरा इंद्रप्रस्थ से इंद्रलोक तक बनाया जाएगा। दिल्ली वालों के लिए बड़ी खबर है। मोदी सरकार ने दिल्ली में मेट्रो के 2 नए कॉरिडोर बनाने को मंजूरी दी है। एक कॉरिडोर लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक तक का होगा और जबकि दूसरा इंद्रप्रस्थ से इंद्रलोक तक बनाया जाएगा। लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक तक 8.4 किलोमीटर का मेट्रो कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसमें 8 स्टेशन होंगे और ये पूरी एलिवेटेड लाइन होगी, जबकि इंद्रप्रस्थ से इंद्रलोक लाइन 12.4 किलोमीटर लंबी होगी। इसमें करीब 11.4 किलोमीटर लंबा हिस्सा एलिवेटेड होगा और करीब 1 किलोमीटर का हिस्सा अंडरग्राउंड होगा। इस पूरे कॉरिडोर में 10 स्टेशन होंगे। इनमें 9 स्टेशन एलिवेटेड होंगे और 1 अंडरग्राउंड स्टेशन होगा। लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक के लिए 8.4 किलोमीटर लगभग मेट्रो लाइन है। ये इसके 8 स्टेशन होंगे। ये सारी एलिवेटेड मेट्रो लाइन रहेगी। और दूसरी है इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ तक। ये भी 12.377 लगभग 12.4 किलोमीटर मेट्रो लाइन इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ तक बनेगी। इसमें अंडरग्राउंड जो है वो लगभग 11.4 और एलिवेटेड 1 किलोमीटर के लगभग बनेगी। इन दोनों मेट्रो कॉरिडोर को बनाने में कुल 8,400 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इनका काम मार्च 2029 तक पूरा कर लिया जाएगा। 8,400 करोड़ रुपया कुल खर्च होगा। उसमें से 1,547 करोड़ रुपया भारत सरकार व्यय करेगी। 4,309 करोड़ रुपया जायका से ऋण लिया जाएगा और यूटी सरकार के माध्यम से 1,987 करोड़ रुपया खर्च होगा। 333 करोड़ रुपया डीएमआरसी अपने इंटरनल एक्रूअल से खर्च करेगी और पीपीपी मोड पर 195 करोड़ रुपया रेज किया जाएगा। इस समय एनसीआर में लगभग 427 किलोमीटर तक दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क फैला है। दिल्ली मेट्रो अब दुनिया में सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क में से एक है। साल 2019 में भी मेट्रो के 3 नए कॉरिडोर एरोसिटी, तुगलकाबाद, आरके आश्रम मार्ग, जनकपुरी पश्चिम और मजलिस मार्ग मौजपुर को मंजूरी दी गई थी, जिन पर काम साल 2026 तक पूरा हो जाएगा। शैलेंद्र मिश्रा, डीडी न्यूज, दिल्ली। प्रसार भारती ने जनता तक सही सटीक सूचनाएं विभिन्न भाषाओं में पहुंचाने के लिए विशेष पहल की है। प्रसार भारती ने समाचार साझा करने वाली सेवा पीबी शब्द की शुरुआत की है। ये सेवाएं पूरी तरह से निःशुल्क हैं। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। सही, सार्थक और सटीक सूचनाएं अलग अलग भाषाओं और अलग अलग माध्यमों के जरिए जनता को आसानी से उपलब्ध हो। इसके साथ ही मीडिया संस्थानों को भी खबरों के लिए सूचनाएं आसानी से मुहैया हो। इस दिशा में सार्वजनिक प्रसारणकर्ता प्रसार भारती ने बड़ी पहल की है। प्रसार भारती ने समाचार साझा करने वाली सेवा पीबी शब्द की शुरुआत की है। खास बात यह है कि ये सेवाएं पूरी तरह निःशुल्क होंगी। इससे छोटे समाचार पत्रों, टीवी चैनलों और डिजिटल पोर्टल्स को काफी मदद मिलेगी। प्रसार भारती ने डीडी न्यूज और आकाशवाणी समाचार की अपडेटेड वेबसाइट और अपडेटेड न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। यह अपने आप में बहुत क्रांतिकारी कदम है। इसमें आपको डीडी का लोगो का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा और क्लीन फीड आपको इसमें मिलेगी।
सही समय पर मिलेगी, स्थानीय भाषा में मिलेगी और देश के कोने कोने में क्या हो रहा है, जहां तक एक छोटा समाचार पत्र, मैगजीन या चैनल जिसको सूचना लेने में बहुत दिक्कत आती थी, वो कभी इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा ही नहीं कर सकता था, आज उसके लिए वो नेटवर्क 24 घंटे 365 दिन, अगले 365 दिन के लिए बिल्कुल मुफ्त में प्रसार भारती ने आपको ऑप्शन दे दी है। एक बहुत बड़ी पहल। पीबी शब्द प्लेटफॉर्म ग्राहकों को वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट, फोटो और अन्य प्रारूपों में दैनिक समाचार फीड प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये फीड अधिकांश भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होगी और 50 समाचार श्रेणियों में फैली होगी। प्रसार भारती के पत्रकारों, संवाददाताओं और स्ट्रिंगरों के विशाल नेटवर्क द्वारा संचालित ये सेवा देश के विभिन्न हिस्सों से नवीनतम समाचार उपलब्ध कराएगी। This is a pilot that Prasar Bharati is starting, and I'm confident that this is going to be beneficial to the dissemination and dissemination of news across channels, across mediums, and would also help provide good, meaningful information to the citizens of our country. दूरदर्शन और आकाशवाणी का एक व्यापक 1500 के करीब लोगों का न्यूज़ गैदरिंग नेटवर्क है जो भारत के सभी हिस्सों में काम कर रहा है और बड़ी संख्या में समाचार हमारे पास रोज़ बनकर आते हैं। और अब ये प्रयास, एक पहल आरंभ की जा रही है कि जो समाचार हम एकत्रित कर रहे हैं वो मीडिया सेक्टर के अंदर हमारे जो सभी साथी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर्स हों, चाहे पीरियोडिकल्स हों, चाहे चैनल्स हों या पोर्टल्स हों, उनके साथ हम ये फीड शेयर करें। गौरतलब है कि डीडी न्यूज़ और आकाशवाणी न्यूज़ की अपडेटेड वेबसाइट और नया न्यूज़ ऑन एयर ऐप उपयोगकर्ताओं को सरल और सहज सामग्री उपलब्ध कराएगा। दिल्ली में प्रसार भारती की इस बड़ी पहल के लॉन्च के मौके पर सूचना प्रसारण मंत्रालय के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़, दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय मॉरिशस यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान भारत और मॉरिशस के बीच 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत और मॉरिशस के बीच 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। वित्तीय सेवाओं, सिविल सेवाओं, कराधान और जांच एजेंसियों से संबंधित क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन पर दस्तखत हुए हैं। इन समझौते से सदियों से कायम दोनों देशों के बीच प्रगाढ़ होते रिश्तों को नया आयाम मिला है। Several important MOUs were exchanged in the presence of Honorable President and the Prime Minister of Mauritius. These MOUs capture various segments of our bilateral cooperation across different domains such as public administration, avoidance of double taxation, financial services and good governance. भारत और मॉरिशस के बीच मॉरिशस की नेशनल असेंबली में प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता हुई। ये बैठक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और मॉरिशस के प्रधानमंत्री की उपस्थिति में आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान राष्ट्रपति और मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से भारत समर्थित 14 लघु विकास परियोजनाओं और भारत द्वारा वित्त पोषित नई फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की आधारशिला का भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उद्घाटन किया। Visit of Honorable President to Mauritius reflects the growing expanse of long-standing and trusted partnership between India and Mauritius. The visit reinforces the continuing positive momentum and trends in our special relationship, and it also signals our shared and strong commitment to further intensify our relations with this important partner. इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉरिशस में अपनी यात्रा के तीसरे दिन अप्रवासी घाट का दौरा किया। यहां उन्होंने श्रद्धांजलि भी अर्पित की। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। ये उपनिवेशवाद के युग की भी याद दिलाता है। अप्रवासी घाट पर एक विशेष संग्रहालय भी है। अप्रवासी घाट के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने इंटरकॉन्टिनेंटल स्लेवरी म्यूजियम का भी दौरा किया। इंटरकॉन्टिनेंटल स्लेवरी म्यूजियम पहले लेबोर्डोनाइस मिलिट्री हॉस्पिटल हुआ करता था, जो कि पोर्ट लुइस में सबसे पुरानी इमारत थी।
ये संग्रहालय मॉरिशस की औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था और समाज में सैकड़ों हजारों अफ्रीकियों, मालागासी और एशियाई गुलामों के योगदान को याद दिलाता है। राष्ट्रपति मुर्मू ने मंगल मूर्ति महादेव में जलाभिषेक किया और पवित्र गंगा तालाब पर पवित्र गंगा जल के साथ पूजा अर्चना की। इससे पहले राष्ट्रपति ने घोषणा की थी कि भारत गंगा तालाब परिसर को धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन केंद्र के रूप में पुनर्विकास करने में मॉरिशस सरकार की सहायता करेगा। यह तालाब मॉरिशस वासियों, विशेषकर हिंदू समुदाय के जीवन में विशेष सांस्कृतिक, भूवैज्ञानिक, प्राकृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व रखता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी 3 दिवसीय मॉरिशस यात्रा के आखिरी दिन स्लेवरी म्यूजियम और अप्रवासी घाट का दौरा किया। उन्होंने नेशनल असेंबली का भी दौरा किया, जहां उन्होंने मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ भारत से सहायता प्राप्त 14 परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। इसके साथ ही राष्ट्रपति गंगा तालाब भी पहुंची, जहां उन्होंने मंगल महादेव मंदिर के दर्शन भी किए। कैमरामैन सेंथिल कुमार, आनंद कुमार और मेरे सहयोगी उत्सव परमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, मॉरिशस। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके भाई स्वप्न बंदोपाध्याय की तकरार अब खुलकर सामने आ गई है। खुद उनके भाई ने ही ममता सरकार की टिकट बंटवारे के फैसले पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं। स्वप्न बंदोपाध्याय हावड़ा सीट से मैदान में उतरने के इच्छुक थे, पर उन्हें सीट नहीं मिली, जिसके बाद ये तकरार सामने आई है। लोकसभा चुनाव को लेकर देश में सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुटे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में टीएमसी पार्टी के अंदर असंतुष्टि धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंच रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के परिवार के सदस्य ही अब उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। ममता बनर्जी और उनके भाई स्वप्न बंदोपाध्याय की तकरार खुलकर सामने आ गई है। टीएमसी के अंदर बगावत के सुर बुलंद होने लगे हैं। खुद उनके भाई ने ही ममता सरकार की टिकट बंटवारे के फैसले पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। ममता सरकार पार्टी के अंदर अपनों की आवाज कुचलने में लगी है। ममता बनर्जी ने पलटवार करते हुए अपने भाई को लालची बताया और कहा कि अब भाई से सारे रिश्ते नाते खत्म हो गए। स्वप्न बंदोपाध्याय हावड़ा सीट से मैदान में उतरने के इच्छुक थे, लेकिन उन्हें सीट नहीं मिली। भाजपा ने इसे फैमिली ड्रामा करार दिया और कहा कि ममता बनर्जी चाहे जो कर लें, पश्चिम बंगाल से उनकी विदाई तय है। ममता बनर्जी के ऐसी नाटक हम पिछले 12 साल से देखते आए हैं। जब भी कोई विपदा आती है, ममता बनर्जी सबको छोड़ देती है। यही कारण है। अभी नया नाटक चल रहा है, इसका नाम है भाई क्यों अपना नहीं। ये नाटक ममता बनर्जी की कंपनी की तरफ से नया पेशकश है। आप देखिए, मजा लीजिए, ताली बजाइए। और इन सब बातों में हम लोगों को कोई दिलचस्पी नहीं है, जनता का भी कोई आग्रह नहीं है। एक पारिवारिक मेलोड्रामा है। पश्चिम बंगाल की जनता अभी किसी भी हालत से तृणमूल से छुटकारा चाहता है और तृणमूल का विदाई निश्चित है। यह सेटल फैक्ट है, कोई इसको अनसर्टन नहीं कर सकते। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से अपना कोनबा ही नहीं संभल पा रहा है। एकला चलो का नारा देने वाली ममता बनर्जी खुद अकेली पड़ती नजर आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सहकारिता क्षेत्र से जुड़े 3 कार्यालयों भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड BBSSL, राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड NCOL और राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड NCEL के अत्याधुनिक कार्यालयों का उद्घाटन केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किया। नई दिल्ली के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर सभागार में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सहकार से समृद्धि की कल्पना से देश आगे बढ़ रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में सहकार से समृद्धि की कल्पना लेकर हम आगे बढ़े हैं और हमने मंत्रालय में शुरू में ही कहां गैप्स है और किस क्षेत्र में बढ़ोतरी करने से सारे गैप से एक और बढ़ पाएंगे और दूसरी ओर कोऑपरेटिव का व्याप बढ़ेगा, कोऑपरेटिव का टर्नओवर बढ़ेगा और मुनाफा बढ़ाकर किसान तक उसका मुनाफा पहुंचा पाएंगे। एक क्षेत्र को हमने शुरू में ही आइडेंटिफाई कर लिया था। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देश में प्राकृतिक खेती की महत्ता बताते हुए कहा कि ऑर्गेनिक खेती समय की मांग है। ऑर्गेनिक खेती की ओर, प्राकृतिक खेती की ओर किसान को ले जाना हमारे समय की मांग है। न केवल किसानों की समृद्धि के लिए, न केवल भूमि के संरक्षण के लिए, न केवल जल के बचाव के लिए, न केवल बाढ़ के उपाय के लिए, परंतु 130 करोड़ नागरिक
और विश्व भर के लोगों के स्वास्थ्य के रक्षण के लिए भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की बढ़ोतरी, इसका मार्केटिंग और उसकी पहुंच बढ़ाना, रीच बढ़ाना बहुत जरूरी है। अमित शाह ने कहा कि अगले 5 वर्ष में देश के सभी जिलों में भूमि और उत्पादों के परीक्षण के लिए लैब की व्यवस्था की जाएगी। देश भर में ऑर्गेनिक में भूमि परीक्षण और अनाज के प्रोडक्शन मतलब खेत उत्पाद के टेस्टिंग के लिए एक लेबोरेटरीज का जाला बनाने का भी कार्यक्रम हाथ में लिए हैं। 5 साल के अंदर इस देश का एक भी जिला ऐसा नहीं होगा जहां वो जिले में ऑर्गेनिक भूमि का और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का परीक्षण नहीं होता होगा। इस प्रकार का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम लेकर हम आ रहे हैं। ऑटोमोटिव और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सेक्टर में तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के मकसद से भारी उद्योग मंत्रालय ने आईआईटी रुड़की के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसके तहत आईआईटी रुड़की में एक उत्कृष्टता केंद्र और इंडस्ट्री एक्सेलरेटर की स्थापना की जाएगी। इस परियोजना की कुल लागत राशि करीब 25 करोड़ रुपए होगी और ये स्टार्टअप और उद्योग जगत को नवाचार के लिए एक मंच प्रदान करेगा। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की वर्चुअल उपस्थिति में इस एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। आम जनता का लिविंग स्टैंडर्ड भी विकसित देशों से ऊपर हो और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी हमारा देश दुनिया के सभी देशों से आगे आए और कहाँ कहाँ टेक्नोलॉजिकल हमारे पास गैप है, उस दृष्टि से उन्होंने इसको ये स्कीम बनाई, कैपिटल गुड स्कीम हैवी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के तहत, भारी उद्योग मंत्रालय के तहत। पहले इसका 900 समथिंग करोड़ बजट था, लेकिन इस बार बजट में भी उन्होंने काफ़ी बढ़ोतरी की और 1207 करोड़ का इसमें बजट दिया। और इस बजट से वो चीज़ें जो हम टेक्नोलॉजिकली वीक होने के कारण आयात पर निर्भर हैं, इंपोर्ट करते हैं उनकी चीज़ों का, वो टेक्नोलॉजी हमारे एकेडमिया के लोग मिल करके, हमारे डिपार्टमेंट की मैक्सिमम इसमें फंडिंग है, हम इंडस्ट्री फ्रेंडली ये स्कीमें चलाते हैं। गृह मंत्रालय ने केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार से वस्तुओं की खरीद पर लगने वाली जीएसटी पर 50% वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है। ये निर्णय 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी होगा। इस निर्णय से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ, केंद्रीय पुलिस संगठनों और राज्य पुलिस बलों के सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मियों एवं उनके परिवारों को लाभ मिलेगा। केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार की स्थापना साल 2006 में हुई थी। वर्तमान में 119 मास्टर भंडार और 1700 से अधिक सहायक भंडारों के साथ इसकी मौजूदगी पूरे भारत में है। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। मुलाकात में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर लोकसभा चुनाव के संदर्भ में वर्तमान परिस्थितियों को लेकर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। केंद्र सरकार जन औषधि केंद्रों में दवाओं की उपलब्धता बढ़ाने के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम लाई है। इसके लिए सिडबी और पीएमबीआई के बीच एक अहम करार हुआ है। इसके जरिए जन औषधि केंद्र खोलने और उसके विस्तार के लिए सस्ते दर पर लोन लेना आसान हो जाएगा। कब तक देश के हर हिस्से में जन औषधि केंद्र खुलेंगे और जन औषधि केंद्रों पर आपके लिए सभी ज़रूरी दवाएं मिलेंगी, इस पर फार्मा सेक्रेटरी अरुणीश चावला से खास बातचीत की हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह ने। जन औषधि केंद्र खोलने के लिए सरकार कई पहल कर रही है और कैसे लोगों के बीच इसको लोकप्रिय किया जाए, इसकी जो प्रसार है उसको बढ़ाया जाए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है फार्मा सेक्रेटरी अरुणीश चावला जी। बहुत अहम करार हुआ है जन औषधि को लोकप्रिय करने के लिए, कितना फायदेमंद होगा अगर बात की जाए जो सरकार का टारगेट है कि 25,000 जन औषधि केंद्र खोला जाए, इस लक्ष्य को कैसे हासिल करेंगे? हम प्रयासरत हैं कि अगले 3 वर्षों में जन औषधि केंद्रों को देश के हर कोने तक ले जाएं। बहुत से जवान बच्चे जो फार्मेसी का कोर्स करके आ रहे हैं, वे जन औषधि केंद्रों के लिए आवेदन दे रहे हैं, लेकिन उनके पास इतनी पूंजी नहीं है कि वो ये केंद्र स्थापित कर पाएँ और इतने विशाल पैमाने पर जेनेरिक दवाइयों का और डिवाइसेस का कारोबार कर पाएँ। इसी समस्या के समाधान के लिए या उनको सहूलियत देने के लिए हमारा सिडबी के साथ एकरारनामा हुआ है
और इस इकरारनामे के दौरान के माध्यम से जितने जन औषधि केंद्र के रिटेलर्स हैं या फार्मासिस्ट हैं, वे वर्किंग कैपिटल और केंद्र को स्थापित करने के लिए उसके लिए जो फर्नीचर, कंप्यूटर्स या जो आवश्यकताएं हैं, उनके लिए उन्हें क्रेडिट लिमिट दी जाएगी। तो पूरे सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए और दवाइयों को, जो कॉमन यूज़ की दवाइयां हैं, उन्हें उपलब्ध कराने के लिए ये इकरारनामा किया गया है, ताकि जन औषधि को भी क्रेडिट पर दवाई देने में दिक्कत नहीं हो, क्योंकि वो सिडबी की क्रेडिट लिमिट से कवर्ड होगी। और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, जो केंद्र चलाते हैं, उन्हें दवाई समय आवश्यकता के अनुसार मिल जाए, वो आगे उसका वितरण कर पाएँ, उसे भी इनमें सहूलियत मिलेगी। मांग और जो सप्लाई का है, उस चेन को कैसे आप लोग बेहतर करें? जी, हम टॉप 200 मेडिसिन का स्टॉकिंग मैंडेट अब लागू कर रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा जिन दवाओं की डिमांड है, जो सबको घर घर में चाहिए, जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट एलिमेंट, रेस्पिरेटरी और बहुत सारा तरह की कॉमन दवाइयाँ हैं, जैसे विटामिन्स हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, कॉमन डिवाइसेस हैं, उन सबको एक मिनिमम स्टॉक सभी केंद्रों को मेंटेन करना होगा। और भविष्य में उन्हें जो सेल्स इंसेंटिव है वो तभी मिलेगा जब वो उन दवाइयों का मिनिमम स्टॉक मेंटेन करेंगे, ताकि जो आम यूज़ की दवाइयां हैं वो हमेशा जन औषधि केंद्रों में उपलब्ध रहे। तो जन औषधि केंद्र से जो दवाई मिलती है उसकी गुणवत्ता अच्छी होती है और साथ ही साथ वो सस्ती भी होती है। और सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि आपके ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे, आपके घर के आसपास जन औषधि केंद्र हो, ताकि आपको सस्ती दवाई आपके घर के पास ही मिल सके। तो ज़रूर आने वाले दिनों में आप जन औषधि केंद्र जाएं और जो भी ज़रूरत की दवाइयाँ हैं वहाँ आप खरीदें। कैमरामैन संजय जना के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित जिस भोजशाला के एएसआई द्वारा वैज्ञानिक सर्वे करवाने का फैसला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने दिया है, उसका विवाद बहुत पुराना है। हालांकि ये भोजशाला मंदिर है या मस्जिद, इसको लेकर सर्वे जरूर होना है, लेकिन डीडी न्यूज़ संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव ने इस भोजशाला का जायजा लिया और जानने की कोशिश की कि हिंदू पक्ष अपने दावे को मजबूत क्यों मान रहा है। 1000 से 1055 ईस्वी में राजा भोज परमार राजवंश के सबसे बड़े शासक थे, जिनको शिक्षा और साहित्य का अनन्य उपासक कहा जाता था। उन्होंने धार में एक महाविद्यालय की स्थापना की थी, जिसे बाद में भोजशाला के रूप में जाना जाने लगा। उस दौर में इस भोजशाला में अनेक छात्र अपनी बौद्धिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। इतिहासकार ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश सरकार की वेबसाइट भी इस भोजशाला का इतिहास बताते हुए यही कहती है कि यह मूल रूप से सरस्वती का मंदिर था, जिसे बाद में यहाँ के मुस्लिम शासक ने मस्जिद में परिवर्तित कर दिया था। धार प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक इस मंदिर में जो देवी सरस्वती की प्रतिमा मौजूद थी, वर्तमान में वो लंदन के संग्रहालय में है। धार के कलाकारों द्वारा मूल प्रतिमा की तरह दिखने वाला चित्र उकेरा गया है, जिसकी पूजा मंगलवार को इस भोजशाला में की जाती है। न्यायालय के आदेश से इसकी सर्वे की बात आई है। साक्ष्य भी बोलते हैं, जो साक्ष्य सर्वे से और उभर कर सामने आएंगे। ये विवाद का विषय नहीं है। इस भोजशाला का जब हमने दौरा किया तो पाया कि मस्जिद में एक बड़ा खुला प्रांगण है, जिसके चारों ओर स्तंभों से सज्जित एक बरामदा एवं पीछे पश्चिम में एक प्रार्थना गृह स्थित है। यहाँ प्रयुक्त नक्काशीदार स्तंभ और प्रार्थना कक्ष की उत्कृष्ट रूप से नक्काशीदार छत है। यहाँ की दीवारों में लगी शिलाओं पर उत्कीर्ण मूल्यवान रचनाएं हैं। इन शिलाओं में कर्मावतार या विष्णु के मगरमच्छ अवतार के प्राकृत भाषा में लिखित 2 स्तोत्र उत्कीर्ण हैं। 2 सर्पबंद स्तंभ शिलालेख, जिसमें एक पर संस्कृत वर्णमाला और संज्ञाओं और क्रियाओं के मुख्य अंत्यकरणों को समाहित किया गया है, और दूसरे शिलालेख पर संस्कृत व्याकरण के 10 काल और मनोदशाओं के व्यक्तिगत अवसान शामिल है। ये शिलालेख 11वीं-12वीं शताब्दी के बताए जाते हैं। यहाँ के मेहराब की परतों पर निर्माण करने वाले 2 बड़े काले पत्थरों के पीछे की तरफ के भाग पर लेख उत्कीर्ण हैं। ये शिलालेख शास्त्रीय संस्कृत में नाटकीय रचना है। हिंदू पक्ष के मुताबिक धार की इस भोजशाला में स्थित प्रमाण उनके दावे को मजबूत बनाते हैं। हिंदू पक्ष की ओर से कई बार याचिकाएं कोर्ट में लगाई गईं, लेकिन अब जाकर कोर्ट ने सर्वे की बात कही है, जो स्वागत योग्य है।
बसंत पंचमी आती है हिंदू समाज के लिए और कई तरह के शासकीय पूर्व सरकारों द्वारा हिंदू समाज को दबाया जाता था, क्योंकि जब भी बसंत पंचमी शुक्रवार आती है तो हिंदू समाज को बहुत तकलीफ होती है, हिंदू समाज को प्रताड़ना झेलना पड़ती थी। इसको लेकर हमने याचिका लगाई। ये कोर्ट का निर्णय ये है कि अब हर चीज का समय आता है, जब पाप का घड़ा बढ़ता है तो फूट जाता है और सत्य की जीत होगी। गौरतलब है कि मुस्लिम पक्ष इस स्थान को मस्जिद मानता है। भोजशाला से ही लगा हुआ कमाल मौलाना का मकबरा है, जिसके सर्वे की मांग हिंदू पक्ष ने की है। पूजा और नमाज को लेकर दोनों पक्षों में विवाद की स्थिति न बने, इसको लेकर प्रशासन ने व्यवस्था भी बनाई है। इस भोजशाला में प्रत्येक मंगलवार हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति रहती है, तो शुक्रवार के दिन जुमे की नमाज मुस्लिम पक्ष पढ़ता है। डीडी न्यूज के लिए धार की भोजशाला से गौरव के साथ आदित्य श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अपने अध्यक्ष आदिश अग्रवाल की तरफ से राष्ट्रपति से इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेजे जाने की मांग से खुद को अलग करते हुए पत्र में SCBA का जिक्र करने पर आपत्ति जताई है। एग्जीक्यूटिव कमेटी ने अग्रवाल के पत्र की निंदा करते हुए कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी को कम करने की दिशा में एक कदम है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का 100 दिन का काउंटडाउन आज से शुरू हो गया है। अब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 100 दिन बचे हैं। इसको लेकर राजधानी नई दिल्ली के विज्ञान भवन में योग महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर महिलाओं के लिए योग पर एक विशेष चर्चा का भी आयोजन किया गया। हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। योग महोत्सव के बारे में आयुष सचिव वैद्य राजेश कोटेचा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह ने। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब 100 दिन बचे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आयुष सचिव वैद्य राजेश कोटेचा। सर, 100 दिन अब बचे हैं, क्या थीम है इस बार, किस तरह की तैयारी हो रही है? अभी जो आज 21 जून 2024 को योग दिवस होगा, 10वां योग दिवस, तो आज इसका 100 डे काउंटडाउन, इसका एक कार्यक्रम योग महोत्सव के रूप में हम कर रहे हैं। आज के दिन में हम महिलाओं के लिए योग के ऊपर चर्चा करेंगे और बहुत सारे डिलिब्रेशंस हमने देश भर से एक्सपर्ट्स बुलाए, अलग अलग क्षेत्र के लोग आए हैं, और एक प्रकार से ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का एक आगाज़ जिसको कहते हैं, उसके लिए विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम किया है। योग सबको करना चाहिए, हर घर योग पहुंचना चाहिए, इसलिए ये सब हम उपक्रम कर रहे हैं। इस पर क्या थीम रहेगा और क्या रणनीति है? टेक्नोलॉजी के जरिए कैसे आप गांव-गांव तक पहुंचेंगे, पंचायतों तक पहुंचेंगे? थीम के ऊपर हम काम कर रहे हैं, लेकिन हम टेक्नोलॉजी का बहुत उपयोग कर रहे हैं। जैसे हमारे पास एक नमस्ते योग एप्लीकेशन है, तो नमस्ते योग एप्लीकेशन में कोई भी व्यक्ति जो योग करना चाहते हैं उस एप्लीकेशन को देखेंगे तो उनके आसपास में योग के प्रोवाइडर कहाँ हैं, योग संस्था कहाँ है, योग के प्रशिक्षक कहाँ हैं, वो उनको कनेक्ट कर सकते हैं। एक वाइब्रेक एप्लीकेशन है, वो हमने मिलेनियल्स के लिए निकाली है, युवा लोगों के लिए। तो हम लोग आजकल क्या बहुत व्यस्त हैं, लगातार ऑफिस में घंटों तक बैठे रहते हैं, तो बीच बीच में 5 मिनट के लिए योग करने के लिए 5 मिनट के लिए योग करेंगे, तो वो उसमें स्ट्रेचिंग वगैरह तो स्ट्रेचिंग करते हैं, और 5 मिनट में छोटा सा प्राणायाम, थोड़ा मेडिटेशन, और उसके ऊपर काफ़ी शोध भी हुआ है। और ये वाइब्रेक एप्लीकेशन को भी हम करते हैं। एक हम भुवन योग एप्लीकेशन हमारा, तो हम मिनिस्ट्री ऑफ अपना जो अर्थ साइंसेज है उनके माध्यम से हम एक भुवन एप्लीकेशन हमने डेवलप करी है स्पेस टेक्नोलॉजी के साथ। बहुत से लोग अभी जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों से ग्रसित हैं, आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि योग कैसे उनको फायदा पहुंचाएगा? प्रधानमंत्री जी ने कई बार कहा है कि योग जो है वो 0 प्रीमियम का इंश्योरेंस है। मतलब योग जो है वो सभी क्षेत्र में स्वास्थ्य लाभ कर देता है, खास करके नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ में। और हम जानते हैं कि इसके पास बहुत सारे एविडेंसेस भी है कि हार्ट डिसीज़ के लिए, मोटापे के लिए, कैंसर के लिए, सभी प्रकार के नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के लिए योग जो है ये बहुत ज़्यादा लाभ देता है। मैं आप सबको निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपने घर में सब लोग योग करें, स्वस्थ रहें, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2024 में आप निश्चित रूप से पार्टिसिपेट करें। कैमरामैन बिना के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। पत्रकार विशाल पांडे की पुस्तक इजराइल वॉर डायरी पुस्तक का आज राजधानी दिल्ली में विमोचन हुआ। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। किताब में इजराइल और हमास के बीच हुए युद्ध के बारे में बताया गया है। ये किताब एक रिपोर्टर की नज़र से युद्ध की सच्ची कहानी बताती है। युवा पत्रकार विशाल पांडे ने इस किताब को लिखा है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इजराइल भले ही छोटा देश हो, लेकिन वो जज्बे से भरा हुआ है। देश चाहे बहुत छोटा है, लेकिन जज्बे से भरा हुआ है।
दूसरी ओर फिलिस्तीन देश है, लेकिन वहां पर हमास की ओर से हमला हुआ है। तो लोगों को मुझे लगता है किताब पढ़ के भी समझ आएगा हमास क्या है, फिलिस्तीन क्या है, इजराइल के साथ कॉन्फ्लिक्ट क्या है। तो बहुत अपने आप में इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसके बहुत सारे लोगों को बाहर पता नहीं, इसलिए पढ़िएगा जरूर, बहुत कुछ इसमें आपको मिलने वाला है। रणजी ट्रॉफी फाइनल में मुंबई ने विदर्भ के सामने 538 रन का लक्ष्य रखा है। जवाब में चौथे दिन का खेल खत्म होने तक विदर्भ ने 5 विकेट खोकर 248 रन बना लिए हैं। आज विदर्भ ने बिना किसी नुकसान के 10 रन से आगे खेलना शुरू किया। विदर्भ के लिए करुण नायर ने अर्धशतक लगाया। दिन का खेल खत्म होने तक अक्षय वाडकर 56 और हर्ष दुबे 11 रन बनाकर नाबाद हैं। ताज़ा जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग्स में भारतीय स्पिनर आर अश्विन दुनिया के शीर्ष गेंदबाज बन गए हैं। वहीं बल्लेबाजों की रैंकिंग में भारत और इंग्लैंड की सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए यशस्वी जायसवाल 2 स्थान चढ़कर 8वें स्थान पर आ गए हैं। ऑफ स्पिनर आर अश्विन आईसीसी की पुरुषों की टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में फिर से शीर्ष पर पहुंच गए हैं। अपने 100वें टेस्ट में अश्विन ने 9 विकेट लिए थे। अश्विन ने इंग्लैंड के खिलाफ धर्मशाला में खेले गए टेस्ट में पहली पारी में 51 रन देकर 4 विकेट और दूसरी पारी में 77 रन देकर 5 विकेट हासिल किए थे। अश्विन ने हमवतन जसप्रीत बुमराह को पछाड़कर शीर्ष स्थान हासिल किया है। ये छठा अवसर है जब अश्विन रैंकिंग्स में शीर्ष पर आए हैं। अश्विन पहली बार दिसंबर 2015 में शीर्ष पर पहुंचे थे। धर्मशाला टेस्ट में प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए कुलदीप यादव 15 स्थान चढ़कर 16वें स्थान पर पहुंच गए हैं। कुलदीप ने धर्मशाला टेस्ट में 7 विकेट लिए थे। बल्लेबाजों की टेस्ट रैंकिंग्स में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा 5 स्थान चढ़कर 6ठे स्थान पर आ गए हैं। वहीं शुभमन गिल भी अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ 20वीं रैंकिंग पर पहुंच गए हैं। भारत और इंग्लैंड की सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए यशस्वी जायसवाल 2 स्थान चढ़कर 8वें स्थान पर आ गए हैं। यशस्वी जायसवाल ने धर्मशाला टेस्ट में अर्धशतक लगाया था। 9 टेस्ट खेलने के बाद यशस्वी के खाते में 740 रेटिंग अंक है। 9 टेस्ट खेलने के बाद सिर्फ 2 ही बल्लेबाजों डॉन ब्रैडमैन और माइक हसी के खाते में इससे ज्यादा अंक थे। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और आइए अब नजर डालते हैं देश की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 3 लाख कैडेट रिक्तियों के साथ एनसीसी यानी राष्ट्रीय कैडेट कोर के विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस विस्तार से देश भर के शैक्षणिक संस्थानों में एनसीसी की बढ़ती मांग को पूरा करने की उम्मीद है। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता 2024 से जुड़ी बड़ी खबर। राष्ट्रपति ने उत्तराखंड समान नागरिक संहिता 2024 विधेयक को मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी को उत्तराखंड की बीजेपी सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में बड़ी पहल करते हुए भारी उद्योग मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रोत्साहन स्कीम की शुरुआत की है। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने आज ये जानकारी देते हुए बताया कि 500 करोड़ रुपए की ये विशेष प्रोत्साहन योजना अगले 4 महीने तक चलेगी। बिहार में एनडीए के सहयोगी चिराग पासवान ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद चिराग पासवान ने कहा कि हमने आगामी लोकसभा चुनावों के लिए बिहार में सीट बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा सारा रिकॉर्ड चुनाव आयोग को सौंप दिया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में एसबीआई ने कहा कि हर बॉन्ड की खरीद की तारीख, मूल्य और खरीदार का नाम एक रिकॉर्ड में दर्ज है। हरियाणा की नई नायब सिंह सैनी सरकार ने फ्लोर टेस्ट पास कर लिया है। नायब सिंह सैनी के हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के एक दिन बाद उनकी सरकार ने आज विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित हो गया। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली से कांग्रेस के पूर्व विधायक बलवान तंवर, आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक नारायण दत्त शर्मा
यादव महासभा के अध्यक्ष जगदीश यादव, सामाजिक कार्यकर्ता रमेश अंबावता भाजपा में शामिल हो गए। लोकसभा चुनावों से पहले लगा कांग्रेस को उत्तर प्रदेश के कानपुर में बड़ा झटका। कांग्रेस से 3 बार विधायक रहे अजय कपूर ने भाजपा का दामन थाम लिया है। भाजपा में शामिल होते वक्त उन्होंने कहा कि आज मेरे नए जीवन की शुरुआत हो रही है। महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पद्माकर वल्वी मुंबई में राज्य भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले और पार्टी नेता अशोक चौहान की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हुए। दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकम टैक्स एपेलेट ट्राइब्यूनल के आदेश को बरकरार रखा। कोर्ट ने ITAT के आदेश में दखल देने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि इनकम टैक्स के 105 करोड़ रुपए से ज्यादा टैक्स की वसूली के नोटिस के खिलाफ कांग्रेस चाहे तो दोबारा इनकम टैक्स एपेलेट ट्राइब्यूनल का रुख कर सकती है। बाहुबली मुख्तार अंसारी को फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वाराणसी की MP MLA अदालत ने आजीवन कारावास के साथ 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मुंबई के कुल 8 रेलवे स्टेशन के नाम बदलने की सैद्धांतिक स्वीकृति मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा दे दी गई है। ये सभी स्टेशन अंग्रेजों द्वारा दिए गए नाम से जाने जाते रहे हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। नमस्कार।